चलिए देखते हैं 12th केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है विलियन सॉल्यूशन, उसके एक और नए लेक्चर को। इस लेक्चर में हम जो हमारी बची हुई विलियन की सांद्रता की विधि हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग 100% आता ही आता है एग्जाम में, हेनरी नियम। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स इस लेक्चर में डिस्कस होने वाले हैं। तो ये लेक्चर पहले के लेक्चर से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर के जो लेक्चर हैं वो इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। तो पिछले चैप्टर तक हम विलन की सांद्रता को व्यक्त करने की 5 विधियां पढ़ चुके हैं, जिनमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन माने पीपीएम, मोलरता, नॉर्मलता, इन सबको हम पढ़ चुके हैं विद न्यूमेरिकल। आज हम नंबर 6 की जो सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है जिसका नाम है मोललता, मोलैलिटी, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन आएगी। आप ध्यान से देखिए, मोललता को पहली बात तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। और इसके फॉर्मूले में देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, तो इसको मिलाकर मोल भी कह देते हैं, जो कि मैंने नीचे लिखा है विलेय के मोल। और पूरे के अपोन में लिखा है यहाँ पर विलायक का भार केजी में। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला मोलरता के जैसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर उसमें यही आता है विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, और नीचे आता था विलियन का आयतन लीटर में। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ, ऊपर तो विलेय पदार्थ की मात्रा और विलेय पदार्थ का अणुभार है, लेकिन नीचे हो गया विलायक का भार केजी में। इसका मीन्स ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस बार विलेन का आयतन लेना, विलायक का भार लेना। ऊपर वाले विलेय पदार्थ की मात्रा और विलेय पदार्थ के अणुभार को हम विलेय के मोल कह देंगे, नीचे फिर विलायक का भार केजी में। तो इस बार जो इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं। मोललता विलेन की ही कहलाएगी, क्योंकि विलेन की सांद्रता ही हम व्यक्त कर रहे हैं और इसे क्या स्मॉल m से प्रदर्शित हम करेंगे। यही मैंने डेफिनेशन में वहां लिखा हुआ है। देखिए, किसी विलायक की 1 किलोग्राम में, क्योंकि नीचे विलायक का भार केजी में है ना, तो 1 किलोग्राम हमने मानक परिभाषा के लिए लिख दिया। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन, विलीन माने घुले हुए जो विलेय पदार्थ के मोल हैं, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को आप विलेन की मोललता कहते हैं, लिख सकते हैं संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करें तो देखिए ऊपर मोल लिखा है और नीचे पर केजी, तो मोल पर केजी। तो इसका जो मात्रक होता है मोल पर केजी होता है। बाकी इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जो आंसर आए उसके पीछे स्मॉल m लिख दीजिएगा, तो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और साथ में अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, जैसे मैंने आपको मोलरता और नॉर्मलता के लिए लिखा डेसी मोलर, सेमी मोलर, ऐसी नॉर्मलता के लिए लिखा डेसी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, ऐसे इसको लिखेंगे डेसी मोलल। तो जैसे मोलरता के लिए वर्ड आता है मोलर, नॉर्मलता के लिए वर्ड आता है नॉर्मल, ऐसे मोललता के लिए वर्ड आता है मोलल। ठीक, तो आप इसको समझ रहे होंगे। इसके आधार पर, इस फॉर्मूले पर बेस्ड इसके न्यूमेरिकल हैं, तो 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको इसके करके दिखाता हूं और इस सांद्रता की विधि को और अच्छे से समझते हैं। तो बस मोलरता और मोललता में यही अंतर है। पहली बात, उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल m से। दूसरा, ऊपर इसमें भी विलेय के मोल आते हैं, मोलरता में विलेय के मोल आते हैं, लेकिन नीचे वहां मोलरता में आता है विलेन का आयतन लीटर में और यहाँ पर आता है विलायक का भार केजी में। न्यूमेरिकल वैसे ही होंगे, बस यहाँ पर विलायक आपको देगा, विलायक की मात्रा देगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, उसके बाद मैं आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। इसके देखिए, मैंने आपके लिए मोललता के लिए पहला न्यूमेरिकल लिखा है। न्यूमेरिकल इस टाइप से है, 9.8 ग्राम H2SO4 200 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये विलेय होगा, क्योंकि 9.8 ग्राम है, कम मात्रा में, 200 ग्राम जल में घोला गया तो वो विलायक होगा। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका बताया है कि आप सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको नोट करते हैं, अब तो सीख ही गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर H2SO4 आप लिख सकते हैं, ये विलेय है। H2SO4 की मात्रा माने विलेय की मात्रा आपको दी हुई है 9.8 ग्राम। आपको इसके अणुभार की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये विलेय का अणुभार है। H2SO4 का अणुभार, तो अणुभार मैंने निकालना पहले के लेक्चर्स में बता दिया, आपको पता है कि 98 होगा। उसके बाद विलायक की मात्रा, यहाँ विलायक का काम कौन कर रहा है, जल कर रहा है, और उसकी मात्रा आपको कितना दी है, 200 ग्राम विलायक आपके पास है। तब आपको मोललता बताना है,
माने स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन। तो इसके बाद आप मोललता का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से ये फंडा बताया है न्यूमेरिकल सोल्व करने का। सबसे पहले जो वैल्यू आपको समझ आए क्वेश्चन में उसको आप नोट कर लीजिए डाटा को, फिर जो आपको कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखिए और उस फॉर्मूले में देखिए आपको क्या पता है, जो पता है डायरेक्टली उसको रखिए, जो नहीं पता फिर वो कहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा हूँ, अभी आपको लिख के बताया, सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मोललता क्या फॉर्मूला होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा, वो कितना है 9.8। फिर होता है विलेय पदार्थ का अणुभार, वो कितना है 98 बटे विलायक का भार केजी में। तो विलायक का भार है 200 ग्राम, इसको केजी में बदलेंगे तो फिर वही 1000 से आप इसको डिवाइड ही करेंगे। आपको पता है ये जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर और फिर ये यहाँ पर होता है। तो 9.8 इंटू 1000 और अपॉन में हो जाएगा 98 इंटू 200। ये देखिए 5 टाइम्स कट जाएगा, ठीक, और इससे एक जीरो नीचे इंक्रीज हो जाएगा। तो 98 5 अपॉन 98 इंटू 10, ये कैंसिल, और 10 से 5 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.5, या तो इसके पीछे आप लिख दें स्मॉल m या लिखेंगे मोल पर केजी, या करके लिख दे रहा हूँ 0.5 स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है, माने इतने मोलल। तो इस प्रकार से ऐसे विलेन की मोललता आप याद कर लेंगे। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आपका ये न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो डाटा दिया वो नोट करना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल ही आपको मिलेंगे। एक में परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल जो मोललता को लेकर होता है उसको लिख देता हूँ, जो मैंने मोलरता और नॉर्मलता दोनों में आपको बताया हुआ है। तो वो क्वेश्चन मोललता को लेकर भी पूछा जा सकता है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। देखिए सांद्रता में इस बार द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में आपको सांद्रता दी है, इस टाइप का ये न्यूमेरिकल है। 15% H2SO4 सांद्रता वाले विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल मैं आपको नॉर्मलता में भी करा चुका हूँ, मोलरता में भी करा चुका हूँ। माने अगर सांद्रता में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में दे तो हम मोलरता, नॉर्मलता, मोललता तीनों ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलरता नॉर्मलता तो हम पहले ज्ञात करना सीखे हैं। तो मोलरता नॉर्मलता के लिए तब विलेन का घनत्व भी दिया होता था साथ में, क्योंकि वहां पर क्या आता है नीचे फॉर्मूले में मोलरता या नॉर्मलता की विलेन का आयतन लीटर में, यहाँ पर आपको विलायक का भार चाहिए होता है, तो इसलिए घनत्व के बिना भी काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को भी समझना सीखिए कि अगर हमें जो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या डाटा होना चाहिए और घनत्व क्यों दिया होता है, घनत्व इसमें नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, तो वो सब बातें। तो फिलहाल आप वैल्यू नोट कीजिए। तो 15% का मतलब क्या है, ये सांद्रता दी है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, विलेन की सांद्रता, विलेन की सांद्रता ये आपके पास 15% है। इसको आप लिख पाएंगे 15/100 ग्राम अपॉन ग्राम। इसके बाद आप लिखेंगे विलेय की मात्रा, यहां से विलेय की मात्रा आपको कितना मिल रही है 15 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में 15 ग्राम है, और विलेय है कौन H2SO4 है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, विलेय H2SO4 की मात्रा ये हुआ 15 ग्राम। इसके बाद इसी विलेय का अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो विलेय ब्रैकेट में आप लिखेंगे H2SO4 का अणुभार, और वो हो गया 98। इसके बाद ये जो 100 ग्राम है ये क्या है, विलेन की मात्रा है, क्योंकि टोटल है ना भाई 100 में 15 है, तो ये विलेन की मात्रा होगी। जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं मोलरता और नॉर्मलता वाले जो न्यूमेरिकल हमने किए थे, तो विलेन की मात्रा हो गई आपकी 100 ग्राम। इसके बाद चूंकि आपको पता है कि मोललता आपको ज्ञात करनी है इस बार, तो मोललता में ऊपर विलेय पदार्थ की मात्रा आती है, वो हमारे पास है, विलेय पदार्थ का अणुभार आता है वो हमारे पास, और नीचे आता है विलायक का भार केजी में। तो हमने विलायक का भार निकालना है, तो विलियन और विलेय है, तो विलायक के भार में से क्या के लिए क्या करेंगे, विलेन की मात्रा में से माइनस कर देंगे तो विलायक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 15, क्योंकि 100 ग्राम हो गया विलेन टोटल, तो टोटल विलेन में से अगर विलेय घटा दे तो विलायक ही तो बचेगा ना, क्योंकि विलेन के दो घटक होते हैं विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को जोड़कर ही तो विलेन बोलते हैं। तो विलेन में से अगर विलेय घटा ले तो विलायक आ जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा 85 ग्राम। बस अब न्यूमेरिकल हो जाएगा, लिख दे सकते हैं आप। आपको ज्ञात क्या करना है, मोललता, स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आप फॉर्मूले में वैल्यू लिख लें सीधे, और फॉर्मूले में वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मोललता का देखिए फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत आपको यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम में करके आए तो पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखें। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पर सीधे
मोललता स्मॉल एम इक्वल टू, मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है। तो मोललता स्मॉल एम बराबर होगा विलेय पदार्थ की मात्रा, वो कितना है 15। फिर आएगा विलेय पदार्थ का अणुभार, वो 98 बटे विलायक का भार केजी में, तो विलायक की मात्रा है 85। और अगर इसे केजी में चेंज करें तो इसके लिए आपको 1000 करना पड़ेगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, ये यहाँ पर। तो 15 गुणा 1000 और ये हो जाएगा 98 इंटू 85। इस सबको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो मोल पर केजी में आपका आंसर आ जाएगा, मात्रा का जाएगा, या उसके पीछे स्मॉल एम लिखें। तो ये परसेंटेज में अगर आपको सांद्रता दी हो तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो दो टाइप के न्यूमेरिकल ये हो जाते हैं। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल ऐसा भी करेंगे जिसमें मोललता पहले से दी होगी और आपसे विलेय या विलायक की मात्रा पूछी होगी। तो ऐसे करके आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने मोलरता नॉर्मलता को बताया, ऐसे ही आपको मोललता बताया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और कई बार ये 15% H2SO4 वाला क्वेश्चन तीनों ज्ञात करने के लिए आ जाता है कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता तीनों ज्ञात करिए, तब साथ में आपको घनत्व भी देगा, क्योंकि मोलरता नॉर्मलता के लिए घनत्व की जरूरत पड़ेगी, वो आपने देखा ही। तो इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मोललता पर आधारित हम करेंगे। तो देखिए, मोललता पर आधारित एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जो कि क्या है, जल में एथेनॉल विलयन। जल में एथेनॉल मीन्स जल विलायक है और एथेनॉल उसमें विलेय की तरह काम कर रहा है। ऐसे विलयन की 1.6 मोलल है, मीन्स उसकी मोललता इस बार हमको दी है 1.6 मोलल। का मतलब हो गया कि इस विलयन की मोललता इस बार दी हुई है। अब तक हम मोललता याद कर रहे थे, अब मोललता पहले से दी है। फिर क्या है, तब एथेनॉल की कितनी मात्रा 500 ग्राम जल में घुली है। तो एथेनॉल हमारा जो है विलेय है, तो इस बार विलेय की मात्रा आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो एथेनॉल आप समझिए, एथेनॉल मींस अल्कोहल, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक में मैंने IUPAC पढ़ाई है, जो लेक्चर पहले से पढ़े हैं, वहां से आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो उसको भी देख लेना आप लोग। तो एथेनॉल अल्कोहल होता है, मींस C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। एथेनॉल का जल में घुलना, जो विलयन बनेगा उसकी मोललता इतनी है। तो सबसे पहले वैल्यू नोट करते हैं, लिख लेते हैं। विलयन की मोललता आपको दी है, विलयन की मोललता स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 1.6 है, मोल पर केजी लिख सकते हैं। और आपको विलायक की मात्रा दी हुई है भाई, विलायक ब्रैकेट में चाहो तो आप जल लिख सकते हैं। विलायक की मात्रा वो है 500 ग्राम। ये इसके बाद आपने एथेनॉल की मात्रा बतानी है। एथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये मैंने लिख दिया, और ये विलेय है। तो एथेनॉल की मात्रा यही आपको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपको पता है कि मोललता में विलेय की अणुभार की जरूरत पड़ेगी, माने एथेनॉल की अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा एथेनॉल ब्रैकेट में C2H5OH इसका फॉर्मूला है का अणुभार, क्योंकि अणुभार अणुसूत्र से आएगा, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। तो आप देखिए कैसे आएगा, कार्बन का 12 होता है तो 2 गुणा 12, अगले तत्व पर प्लस, तो 5 है हाइड्रोजन और 1 उसका होता है, तो 5 गुणा 1 प्लस O का फिर से 16 और H का 1, तो 12 दूनी 24, 5 29 और 31 और 10 40 और 6 46, तो 46 एथेनॉल का अणुभार होता है। तब आपको विलेय की मात्रा बतानी है। इसको आप सही से समझिए। देखिए, एथेनॉल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल जो है मींस C2H5 जल में घुला है, ये बिल्कुल वही है, शराब को पानी में घोला हुआ है, पैक बना रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि उस पैक में कितना एथेनॉल आपने मिलाया होगा, अगर उसकी मोललता 1.6 है, ये समझ लीजिए। उसके लिए क्या करें, आप मोललता का फॉर्मूला लिखेंगे, स्मॉल m, मोललता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा, यही आपको ज्ञात करना है। इसको मैं x मान लेता हूँ, ये ऐसे करें, तो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी बटे विलेय पदार्थ का अणुभार कितना है भाई आपका 46, बटे विलायक का भार केजी में, तो 500 ग्राम है, इसको केजी में चेंज करें तो 1000। स्मॉल m की जगह अगली बार हम 1.6 लिख देते हैं, क्योंकि मोललता में गिवन है, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो x इंटू 1000 और नीचे आएगा 46 गुणा 500, 500 से 2 बार कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो जाएगा 2x इंटू 46 इंटू 1.6 और x हो जाएगा 46 इंटू 1.6 अपॉन 2, और ये 2 से कटेगा 23 टाइम्स, 16 या 48 और 16 दूनी 32 और 4 36,
जब आप पॉइंट लगाओगे तो ये इतने ग्राम 36.8 ग्राम ये विलेय की मात्रा है माने, और x क्या था, एथेनॉल की माने C2H5OH की मात्रा। तो यही हमें बतानी थी कि तब एथेनॉल की कितनी मात्रा 500 ग्राम जल में घुली है, तो विलेय की मात्रा आपकी 36.8 ग्राम आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आपको दी थी वो लिख ली, फिर इधर से विलेय की मात्रा थी उसको सोल्व करके निकाल लिया। तो मोलनता जब दी है तो विलेय की मात्रा पूछेगा, तो उस टाइप से निकाल लेंगे विलेय का अनुभाग। उसके लिए सूत्र उसने नहीं दिया था, ये हमें याद होना चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनिक में मैंने आपको IUPAC और सिंपल नेम भी लिखाए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मोलनता वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज में तो हमें ऐसे क्वेश्चन मिलने ही हैं और हम अभ्यास हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम जो एक सांद्रता की विधि वेरी इंपॉर्टेंट है, मोल अंश जिसे मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज कहते हैं, उसको पढ़ें। तो देखिए विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की वेरी इंपॉर्टेंट विधि, और इस चैप्टर में इसका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि राउल्ट के नियम में इसका बड़ा यूज होगा, और भी अन्य न्यूमेरिकल्स में हेनरी का एक जो रूप है वो उसमें भी इसका मोल अंश मोल प्रभाज का यूज होता है। तो देखिए मोल अंश इसे हम मोल प्रभाज और इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ये एक अनुपात है। एक्चुअल में आपको पता ही है कि विलेन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश अलग से कैलकुलेट करते हैं। जिस भी घटक का हमें मोल अंश कैलकुलेट करना होता है तो विलेय का मोल अंश, जैसे विलेय का मोल अंश कैलकुलेट करना है तो विलेय के मोल ही ऊपर आएंगे, और नीचे टोटल माने विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अगर मान लीजिए विलायक का मोल अंश कैलकुलेट करना है तो विलायक के मोल ऊपर आएंगे, नीचे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। माने ये मोल अंश मोल प्रभाव जो है मोलों का अनुपात है, नंबर ऑफ मोल्स मोल का अनुपात है। जिस भी घटक के मोल अंश आप निकालेंगे उसी के मोल ऊपर, और नीचे बाकी जो इतने घटक बचे सबके टोटल मोल आएंगे, माने एक तरीके से विलेन के मोल आएंगे। तो जैसे यहाँ विलायक का मोल अंश है। अच्छा, इसको प्रदर्शित करते हैं इस अक्षर से, इसको काई बोलते हैं, जो CHI लिखा है इसका मतलब है काई। तो काई इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, विलेन की किसी भी घटक का मोल अंश, माने विलेय का हो चाहे विलायक का हो, तो विलेन की किसी भी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल, जिसका मोल अंश आप निकाल रहे हैं उस घटक के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को कहते हैं। अगर विलेय का मोल अंश है तो विलेय के मोल नीचे कुल मोल, ऐसे अगर विलायक का मोल अंश है तो विलायक के मोल नीचे टोटल मोल। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पर, विलेन की किसी घटक का मोल अंश, विलेन की किसी भी घटक, किसी घटक माने चाहे विलेय है चाहे वो विलायक है, का मोल अंश उस घटक के मोल, अगर विलेय है तो विलेय के मोल, विलायक है तो विलायक के मोल, वह विलेन की कुल मोलों के अनुपात को कहते हैं। माने जिस घटक का मोल अंश आप निकाल रहे हैं उस घटक के मोल ऊपर और नीचे विलेन के टोटल मोल, माने सारे घटकों के टोटल मोल। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए शॉर्ट में लिखने के लिए आपको पता है कि विलेन में जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। तो मोल को हम नंबर्स बोल रहे हैं तो n से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने विलेय के मोल अंश को, चूंकि विलेय कम मात्रा में होता है इसलिए उसको स्मॉल n कह दिया। तो इसलिए विलेय के मोल स्मॉल n से और विलायक के मोल कैपिटल N से। तो ऊपर स्मॉल n आया, नीचे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, माने टोटल। ऐसे विलायक का मोल अंश अगर हम निकाल रहे हैं तो चूंकि विलायक ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए इसके मोल को कैपिटल N से, ज्यादा बड़े N से प्रदर्शित किया है। तो इसलिए कैपिटल N ऊपर है और नीचे टोटल है, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब मान लीजिए विलेय एक से ज्यादा होंगे तो हम उनके नाम लिख लिया करेंगे। जैसे मान लीजिए एथेनॉल, एक है मेथेनॉल, दोनों जल में विलेय हैं, तो एथेनॉल और मेथेनॉल विलेय हो गए, जल विलायक हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे एथेनॉल का मोल अंश बराबर एथेनॉल के मोल बटे एथेनॉल के मोल प्लस मेथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल। या ऐसे समझ लीजिए पानी में नमक और चीनी घुले, तो नमक और चीनी का मात्रा में दोनों विलेय हुए, पानी ज्यादा मात्रा में विलायक हुआ, तो हम उसको विलेय विलायक ना कहकर सीधे ऐसे लिखेंगे चीनी के मोल अंश बराबर चीनी के मोल बटे चीनी के मोल प्लस नमक के मोल प्लस जल के मोल, क्योंकि नीचे तो टोटल आएगा ना। ऐसे अगर नमक का मोल अंश निकालेंगे तो नमक का मोल अंश बराबर नमक के मोल बटे नमक के मोल प्लस चीनी के मोल प्लस जल के मोल, और जल का मोल अंश निकालेंगे तो जल के मोल ऊपर और नीचे फिर टोटल मोल, चीनी के मोल, नमक के मोल, जल के मोल। तो नीचे तो टोटल मोल आने, ऊपर उसी के मोल आने जिस भी घटक का आप मोल अंश कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने स्मॉल n करके लिखा है कि विलेय कम मात्रा में होता है इसलिए उसके मोल को स्मॉल n से, और बाकी नीचे टोटल आपको पता ही है, और विलायक के मोल को आप कैपिटल N से। तो काई के सफिक्स में अगर स्मॉल n लिखा है इसका मतलब है काई माने मोल अंश से, स्मॉल n माने विलेय। काई के सफिक्स में अगर कैपिटल N लिखा है तो विलायक का मोल अंश, क्योंकि काई से हम मोल अंश रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मूले आप लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके बाद में आपको मोल अंश पर आधारित
न्यूमेरिकल कराता हूँ, उससे थोड़ा सा और आपको ये समझ में आएगा। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत में भी दे सकता है, तो वो सारे न्यूमेरिकल जो मोलन्स पर हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ कराने का प्रयास करूंगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर देखिए। मोलन्स पर आधारित एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लिखा है, इसको सोल्व करते हैं। क्या है देखिए, चीनी के एक विलयन की, चीनी जो घर पर आप यूज करते हैं उसे हम सुक्रोज भी बोलते हैं। आपको पता है गन्ने की चीनी को सुक्रोज बोलते हैं, तो यहाँ इसमें चीनी लिखा है तो सुक्रोज भी हो सकता है। चीनी के एक विलेन की 214.2 ग्राम मात्रा में, माने विलेन की मात्रा है, इतने विलेन की मात्रा में 34.2 ग्राम चीनी, उसका फॉर्मूला भी उसने दिया है इस बार C12H22 वैसे आपको याद होना चाहिए, घुली है। इस विलेन में चीनी का मोलन्स ज्ञात कीजिए। चीनी जब घुली है तो विले है, तो विले का मोलन्स बताना है, और वैसे चीनी कह दिया उसने तो चीनी का मोलन्स क्या होगा, चीनी के मोल बटे कुल मोल। तो फिलहाल आप देखिए, तो चीनी का कोई विलेन है और विलेन की मात्रा दी है और साथ में विले की मात्रा उसमें इतनी घुली है, और फिर आपको चीनी का मोलन्स ज्ञात करना है। तो देखिए न्यूमेरिकल तो मोलन्स का है, लेकिन आप सबसे पहले वही तरीका जो आपको वैल्यू समझ आ रही है उसको आप वैल्यू को नोट करेंगे, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो आपको विलेन की मात्रा दी है, यहाँ से समझ आ रहा है, विलेन की मात्रा जो चीनी का विलेन है उसकी मात्रा आपको दी है 214.2 ग्राम, साथ में आपको चीनी की मात्रा दी है, चीनी माने जो विले है आपका, चाहो तो लिख देता हूं इसको विले, ये आपको दी है 34.2 ग्राम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप मोलन्स ज्ञात करेंगे चीनी का, तो चाहे मोलन्स किसी का भी ज्ञात करें, उसके मोल ऊपर आते हैं और नीचे टोटल मोल आते हैं, और मोल के लिए आपको पता है जब टोटल मोल चाहिए तो विलेन के सारे घटकों के मोल अगर चाहिए तो उनकी मात्रा उनके अणुभार से भाग करेंगे। तो इसमें विले तो चलिए चीनी हो गया, तो मैं चीनी का साथ में अणुभार भी निकाल देता हूँ। तो चीनी का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम विले कह रहे हैं का अणुभार, वो फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूला उन्होंने दिया है C12H22O11। इसको अगर हम सोल्व करें तो कार्बन का परमाणु भार भी 12 और संख्या भी 12, तो 12 गुना 12, H का 22 गुना 1 और O का हो गया 11 गुना 16। इस सबको आप सोल्व करेंगे तो 342 है। ठीक, तो चीनी की मात्रा भी होगी और चीनी का अणुभार भी हो गया। तो मैं यहीं पर चीनी के मोल भी निकाल देता हूँ। चीनी के मोल, तो मोल का मतलब होता है जिसके भी आप मोल निकालते हैं उसकी मात्रा बटे उसका अणुभार। लिख देता हूं, वैसे मोलरता और मोललता में हमने इसको लिखा है, मैं लिख देता हूं चीनी की मात्रा बटे चीनी का अणुभार। तो यहां से आप देखेंगे चीनी की मात्रा आपके पास 34.2 है, ये देखिए ये, और अणुभार 342 अभी आया। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 0 पॉइंट, और देखिए फिर ये 342 से 342 कट हो जाएगा तो 0.1 मोल। ठीक, तो चीनी के मोल आपके हो गए 0.1 मोल। अब आपको पता है कि ये तो विलेन की मात्रा है, लेकिन हमें विलायक की मात्रा चाहिए, क्योंकि विलेन में अगर मैं, अब आप कहें कि नीचे तो भाई टोटल मोल आते हैं, तो विलेन के मोल कर दो, तो विलेन के मोल अगर मैं निकालूंगा तो विलेन की मात्रा बटे अणुभार करूंगा, तो अणुभार किससे भाग करूंगा, क्योंकि विलेन तो चीनी और जल का है, तो चीनी और जल के मिला के अणुभार से तो भाग कर नहीं सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले विलायक की मात्रा निकालनी पड़ेगी अलग से। विलायक, और विलायक कौन है हमारा, जल। जब विलायक कुछ ना दिया हो तो समझ लो जल। तो विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो टोटल विलेन की मात्रा आपको दी है 214.2, इसमें से विले की मात्रा घटा लोगे 34.2, तो ये कितना आएगा, देखिए 2 में 0 जाएगा और 4 में से 0 आया और ये 18, ये इतना 180 ग्राम हो जाएगा। ये आपकी विलायक की मात्रा होगी। विलायक का अणुभार, विलायक ब्रैकेट में जल का अणुभार, क्योंकि इसके मोल भी आप तभी तो निकाल पाओगे ना जब इसकी मात्रा और अणुभार होगा। तो फॉर्मूला H2 होता है, यहाँ से 2 गुणा 1 प्लस O का 16, तो अणुभार हो गया 18। तो जल का अणुभार कितना होता है 18। अब आप जल के मोल निकाल लीजिए, जल माने विलायक के मोल निकाल लीजिए। विलायक ब्रैकेट में जल के मोल,
तो मैं सीधे अब यहाँ तो वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि जिसका भी मोल निकालना है उसी की मात्रा बटे अणुभार। अभी मोलंस नहीं निकाल रहा है, मोल निकाल रहा है। तो मोल हो गया, मात्रा कितनी आई है इसकी 180 और अणुभार कितना है इसका 18। देखिए यहाँ पर विलायक जल की मात्रा 180 आई और उसका अणुभार कितना है 18। 18 से इसको भाग करें, ठीक, ये जो है कितनी बार कट रहा है 10 बार, ठीक। तो इसके मोल कितने आ गए 10। अब इसके 10 मोल आ गए हैं विलायक के और विलेय के मोल आ गए हैं 0.1। अब आप क्या करेंगे, चूंकि आपको मोलंस चीनी का चाहिए, तो चीनी का मोलंस फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है, चीनी। चीनी वैसे भी आपका विलेय है, तो चीनी का मोलंस। तो मैंने क्या कहा था, जिसका मोलंस आपको कैलकुलेट करना होता है उसी के मोल ऊपर आते हैं। तो चीनी के मोल ऊपर आएंगे 0.1, नीचे आते हैं टोटल मोल, माने चीनी के मोल प्लस जल के मोल। अब ये कितना हो गया 0.1 और ये हो गया 10.1। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो ये चीनी का मोलंस आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन करना क्या है, आपको विलेन की मात्रा दी थी, विलेय की मात्रा दी थी, तो आपको जो सीधे सीधे विलेय की मात्रा दी थी उसका अणुभार निकाल लिया आपने। विलेय कौन है, चीनी। चीनी का अणुसूत्र दिया था, तो चीनी की मात्रा और चीनी का अणुभार से तो चीनी के मोल आ जाएंगे। ये चीनी के मोल आ गए, माने मात्रा बटे अणुभार। मोल ऐसे तो निकलते हैं ना, जिसके मोल हो उसकी मात्रा बटे उसी का अणुभार। फिर चूंकि जल के मोल निकालने के लिए, चूंकि ये विलेन की मात्रा थी, तो विलेन की मात्रा में से विलेय की मात्रा घटा लेंगे तो विलायक की मात्रा आ जाएगी, माने जल की मात्रा आ जाएगी। और जल का अणुभार 18 होता है, तो जल के मोल निकालने के लिए जल की मात्रा को जल के अणुभार से भाग कर दिया। और फिर अगर आपको मोलंस चीनी का निकालना है तो चीनी के मोल ऊपर, नीचे कुल मोल। अगर मोलंस निकालना होता जल का, तो जल का मोलंस बराबर होता जल के मोल ऊपर आते माने 10 ऊपर आता और नीचे टोटल लिया था। तो इस प्रकार से जिसका भी घटक का मोलंस निकालना होगा उसी घटक के मोल ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मोल। तो ये अच्छा न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए कराया है। तो सीधा सीधा आप समझिए, अगर वो ये कह दे कि 34.2 ग्राम चीनी 180 ग्राम जल में घुली है या 100 ग्राम जल में घुली है, तो 34.2 ग्राम तो चीनी हो गई और 100 ग्राम में घुली है तो 100 ग्राम सीधे विलायक हो गया। फिर कोई घटाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको क्या करना है, 34.2 ग्राम चीनी है तो चीनी की मात्रा लिख लो, चीनी का अणुभार निकाल लो, मोल निकालने के लिए मात्रा को अणुभार से भाग कर दो। और सीधे कह रहा है 100 ग्राम जल में घुला है, तो 100 ग्राम जल हो गया तो जल की मात्रा 100 ग्राम होगी और जल का अणुभार 18, तो 100/18 जल का मोल आ गया। फिर जब दोनों के मोल आ गए तो जिसका मोलंस निकालना है उसी के मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल कर लो, ठीक है ना। अगर किसी वजह से विलेन की मात्रा दे, विलेय की मात्रा दे, तो विलेय के मोल तो आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि विलेय की मात्रा सीधे सीधे लिखी है, उसके अणुभार से भाग कर लो। लेकिन विलेन की मात्रा अगर दी है और विलायक चाहिए, तो विलेन की मात्रा में से विलेय की मात्रा घटाएंगे तो विलायक की मात्रा आएगी, और विलायक की मात्रा को विलायक के अणुभार से भाग कर लेंगे तो विलायक के मोल आ जाएंगे। और फिर मोलंस किसी का भी निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, और एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको मोलंस के आधार पर कराता हूँ, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए मोलंस पर एक और न्यूमेरिकल जो बहुत सिंपल सा भी है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज फॉर्मूला दिया है C6H12O6, 100 ग्राम जल में घुला है। तो सीधी सीधी बात है कि इतने ग्राम में घुला है, तो ये विलेय हो गया और ये विलायक हो गया। तब प्राप्त विलेन के घटकों का मोलंस, माने ग्लूकोज और जल दो घटक हैं, ग्लूकोज विलेय है और जल विलायक है, तो दोनों का मोलंस बताना है। तो सबसे पहले आप वैल्यू लिखते जाइए। ग्लूकोज जो कि क्या है हमारा विलेय है की मात्रा, तो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो आपके पास है 1.8 ग्राम। अब आपको पता है कि ग्लूकोज और जल दो घटक हैं, तो इन दोनों के मोलंस चाहिए, मतलब इन दोनों के मोल चाहिए होंगे अगर मोलंस निकालना है, और मोल चाहिए होंगे तो इसकी मात्रा और इसका अणुभार भी चाहिए। तो मैं इसके नीचे इसका अणुभार लिख देता हूँ। ग्लूकोज जो कि विलेय है ये हमारा, ग्लूकोज का अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार अणुसूत्र से आएगा, और अणुसूत्र इसका दिया है उसने आपको C6H12O6। अगर हम अणुभार निकालें तो कार्बन का 12 होता है, तो 6 × 12, फिर इसका 12 × 12 और 6 × 16, इस सबको सोल्व करेंगे तो 180 आएगा, ठीक। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। इसके बाद जल की बात करें तो जल जो कि आपका क्या काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कि 100 ग्राम जल में घुला है तो 100 ग्राम विलेन होना चाहिए। अरे सीधे सीधे 100 ग्राम जल में घुला है, उसका ये इसमें घुला है तो 100 ग्राम जल है, माने विलायक है, ये विलेय है, इसलिए उसको विलेय नहीं करें। पिछले सवाल में आप देखें उसमें साफ साफ लिखा है सुक्रोज माने चीनी का विलेन,
इतने ग्राम में इतना घुला, तो विलेन की मात्रा थी। तो जल की मात्रा ये कितना हो रही है, 100 ग्राम। फिर आप जल का अणु भार निकालेंगे, और जल का अणु भार H2O से कितना आएगा फॉर्मूले से, 2 गुणा 1 प्लस O का 16, तो ये हो गया 18। ठीक, तो ग्लूकोज की भार अणुभार हमारे पास है, जल का भार अणुभार हमारे पास है, तो दोनों की मोल अलग अलग निकालने हैं। तो मैं पहले ग्लूकोज के मोल निकाल देता हूँ। तो ग्लूकोज के मोल देखिए, जिसके मोल हमें निकालने होते हैं उसी की मात्रा 1.8 और उसी का अणुभार। ठीक, ऐसे ही इसको सोल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही जल के मोल बराबर जल की मात्रा जो कि 100 है और जल का अणुभार 18 है। तो ऐसे यहाँ से ग्लूकोज के मोल आ जाएंगे, जल के मोल आ जाएंगे। अब आपको दोनों के मोलंस बताने हैं। तो सपोज कीजिए का मोलंस निकालेंगे, तो जिसका मोलंस निकालते हैं उसी के मोल ऊपर। तो यहाँ से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ जो मोल आ रहे होंगे तो ग्लूकोज के मोल ऊपर आएंगे और नीचे कौन आएंगे, ग्लूकोज के मोल प्लस जल के मोल। तो नीचे ग्लूकोज के मोल प्लस जल के मोल। ऐसे ही अगर जल का मोलंस निकालेंगे तो जल का मोलंस बराबर आएगा जल के मोल, माने जल का मोलंस है तो जल के मोल ऊपर रखेंगे और नीचे आएगा ग्लूकोज के मोल प्लस जल के मोल। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, जिसका भी मोलंस निकालना है उसी के मोल ऊपर रखें और नीचे कुल मोल, और जल के मोलंस निकालना है तो जल के मोल ऊपर रखें और नीचे दोनों के रखें टोटल। तो इस प्रकार से ये आसान न्यूमेरिकल भले ही, लेकिन ऐसे ही मोलंस के न्यूमेरिकल आते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से इजी रूप से हल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको मोलंस के ऊपर बताता हूँ, तब तक आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए, मोलंस के ऊपर एक और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, इस बार आपको परसेंटेज में सांद्रता दी है और मोलंस पूछा है। लिखा एक विलेन में 25% तो जल है, 25% एथेनॉल है और 50% है एसिटिकम। फॉर्मूला किसी का नहीं दिया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उसके लिए आपको ऑर्गेनिक में याद हो जाएगा। लिखा है द्रव्यमान के अनुसार है। इसका मतलब ये है कि जब परसेंटेज को लिखते हैं तो ग्राम अपॉन ग्राम लिख लेंगे, क्योंकि ये कहता है द्रव्यमान आयतन के अनुसार है तो ml/ml लिखते हैं। अगर ना भी लिखे द्रव्यमान के अनुसार है तो हम उन्हें ग्राम/ग्राम मात्रा ही मानते हैं। विलेन के प्रत्येक घटक का मोलंस ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 25% जल, 25% एथेनॉल और 50% एसिटिकम। माने विलेन में 3 चीजें हैं, जल है, एथेनॉल है और एसिटिकम है। एसिटिकम सबसे ज्यादा है तो 50%। तो विलायक होगा ही दोनों विलेय। तो यहाँ विलेय विलायक ना भी लिखें, इनके नाम से हम लिखेंगे इनके मात्राओं को, इनके अणुभारों को। और आपको प्रत्येक घटक का मोलंस बताना है तो इन तीनों के मोल आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया है भाई, जल की प्रतिशत मात्रा आपको दी है और वो कितना है 25%। इसको आप लिख पाएंगे 25/100 ग्राम अपॉन ग्राम। तो यहां से जल की मात्रा कितनी हो जाती है, जल की मात्रा ये आपकी हो जाती है 25 ग्राम। जल का अणुभार वो मैंने देखिए आपको पहले कई बार बता दिया है, H2O से आप सोल्व करेंगे तो 18। तो यहीं पर जल के मोल भी निकाल देता हूँ, तीनों के मोल भी साथ साथ निकालता चलता हूँ। तो जल के मोल, तो जल के मोल होंगे जल की मात्रा बटे अणुभार 25/18 और ये आएंगे 1.18 का 18 7 बचेगा और 7 का मतलब 70 हुआ। तो 18 तिया 54 और फिर एक 9 आएगा जब इसको आप सोल्व करेंगे। तो जल के मोल आ जाएंगे 1.39 मोल। उसके बाद एथेनॉल की मात्रा आपको दी है, तो पहले आप लिखें एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा, वो भी 25% है। इस 25% को आप लिख पाएंगे 25/100 ग्राम अपॉन ग्राम। एथेनॉल की मात्रा, यहां से एथेनॉल की मात्रा आपकी आएगी 25 ग्राम। ठीक, इसके बाद आप एथेनॉल का अणुभार निकालेंगे। तो एथेनॉल अभी इससे पहले एक न्यूमेरिकल में आया था, अणुभार निकालते टाइम मैंने उसका अणुसूत्र लिखा था, वो था C2H5OH। और इसको अगर आप सोल्व करें तो कितना आ रहा है देखिए, C का 2 गुणा 12, H का 5 गुणा 1, O का 16 और H का 1। इस सबको सोल्व करने पर 46 आ रहा होगा। 12 दूनी 24 और 5 29 और 1 30, 10 40 और 46। तो यहीं पर एथेनॉल के मोल आप निकाल लें। एथेनॉल के मोल, तो जिसके भी मोल होते हैं उसी की मात्रा बटे उसी का अणुभार। तो एथेनॉल की मात्रा है 25, अणुभार आ रहा है 46।
इसको सोल्व करें तो पॉइंट आ जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो लगभग ये 5 बार जाएगा, 5 छंग 30, 5 चौक 20 3 23, ठीक। और फिर जाएगा 4 टाइम्स, तो 0.54 मोल हो जाएंगे एथेनॉल के। इसके बाद इनका जो तीसरा घटक है वो कौन है? एसिटिक अम्ल। तो पहले मैं लिख देता हूं एसिटिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा, तो वो आपको दी है 50%। इसके प्रतिशत को आप लिख पाओगे 50/100 ग्राम अपॉन ग्राम। तब यहां से बार बार लिखे ऐसे हेजन लगा के लिख देता हूँ एसिटिक अम्ल की मात्रा, तो वो कितना हो गई है 50 ग्राम, ठीक। एसिटिक अम्ल का अणुभार, क्योंकि आपको इसके मोल बताने हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसे सिरका भी कहते हैं। जब ये 4%, जैसे यहाँ पर ये 50% में है ना, जब ये 4% सांद्रता में होता है तब हम एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोलते हैं। तो यहाँ से देखें कार्बन के लिए 12, H का हो गया 3 गुणा 1, फिर कार्बन है 12, 2 O हैं तो 2 गुणा 16, H का 1। इसको सोल्व करें तो 12 और 12 24 और 3 27, 1 28 और 16 दूनी 32 हो रहे हैं, तो 28 और 2 30 और 30 60। तो एसिटिक अम्ल का जो अणुभार आ रहा है वो 60 आ रहा है। अब आप यहाँ पर एसिटिक अम्ल के मोल निकाल लें। एसिटिक अम्ल के मोल, तो जब आप इसके मोल निकालेंगे तो इसी का भार 50 बटे इसका अणुभार, 0 कट गया और ये 0.50 हो गया, 6 48 और फिर 3 तो 0.83। तो तीनों के मोल आपके पास हैं। देखिए ये वाले जो मोल हैं ये जल के हैं, ये जो मोल हैं ये एथेनॉल के हैं, और ये जो मोल हैं ये एसिटिक अम्ल के हैं। तो अब एक एक करके, क्योंकि सारे घटकों के मोलेंस बताने हैं, तो पहले मैं जल का मोलेंस निकाल देता हूँ। तो देखिए जल का मोलेंस एग्जाम में जब आए तो आप फॉर्मूला लिखना पहले, क्या? जल का मोलेंस बराबर जल के मोल बटे जल के मोल प्लस एथेनॉल के मोल प्लस एसिटिक अम्ल के मोल। मैं सीधे यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ। तो जल के मोल हमारे कितने हैं? 1.39। नीचे जल के मोल भी आएंगे, एथेनॉल के मोल भी आएंगे। एथेनॉल के मोल हैं 0.54 और ये 0.83, इस टाइप से इसको सोल्व कर लेंगे आप। इसके बाद जब एथेनॉल का मोलेंस आप निकालोगे, ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, जिनको नहीं आती वो मेरे से कमेंट में लिखें, कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एथेनॉल का मोलेंस है तो एथेनॉल के मोल ऊपर आएंगे, माने अब 0.54 ऊपर आएगा, नीचे फिर वही टोटल आएंगे 1.39, 0.54 प्लस 0.83। अगर आपको एसिटिक अम्ल का मोलेंस निकालना हो, एसिटिक अम्ल का मोलेंस, तब ऐसी कंडीशन में आप एसिटिक अम्ल के मोल ऊपर रखेंगे, और एसिटिक अम्ल के मोल कितने हैं? 0.83, और नीचे फिर वही टोटल मोल आ जाएंगे 1.39, 0.54 और 0.83 आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप मोलेंस निकालते हैं तो उसमें मोल चाहिए होते हैं, और मोल निकालने के लिए मात्रा और अणुभार चाहिए होते हैं। तो जिसका मोल निकालना है उसी की मात्रा बटे उसी का अणुभार, और फिर जिसका मोलेंस निकालना हो तो उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल। इसको हम इस प्रकार से मोलेंस वाले टॉपिक को समझ सकते हैं। क्योंकि मोलेंस का यूज इस चैप्टर में बहुत सारे नियमों में होने वाला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में होने वाला है, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारा पिछले लेक्चर से चल रहा था, तो सही कहें तो पहले लेक्चर से ही चल रहा था, क्योंकि अभी इस चैप्टर के 2 ही लेक्चर आए हैं, विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, तो वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है और सांद्रता व्यक्त करने की विधि नहीं है, देखिए ग्राम पर लीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैंने सांद्रता की विधि आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जिनमें पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत पीपीएम में, मोलरता, नॉर्मलता, और इसमें आ गया आपका मोलनता और मोलेंस। इसके बाद के लेक्चर में हम हेनरी नियम, जो महत्वपूर्ण जो लेक्चर आएगा, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में तो अब और चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस लेक्चर को यहीं पर लास्ट करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर तक आपकी विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि कंप्लीट हो जाती है। उस पर आधारित न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं, और जो और शेष बचे हैं वो तो हम एक्सरसाइज में करेंगे ही करेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम महत्वपूर्ण हेनरी नियम को पढ़ेंगे, कुछ अणुसंख्या गुणधर्म विलेनों के होते हैं उनको पढ़ेंगे,
माने जितने भी अब लेक्चर आगे को आएंगे वो इंपॉर्टेंट होते जाएंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो जब तक नया लेक्चर आता है आप इस महत्वपूर्ण लेक्चर को तैयार करिए। इससे पहले के लेक्चर्स को अपनी कॉपी पर लिखिए, कोई डाउट जो कह रही है मेरे से मालूम करिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिकों के साथ।